This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट इज डिफिकल्ट। हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस पैटर्न of light is difficult because two sources of light cannot maintain a constant phase difference. Two sources of light cannot maintain a constant phase difference. ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डिटेल treatment of detailed treatment of Young's double slit experiment. Detailed treatment of Young's double slit experiment. डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जनाब, ये आज का हमारा जी। ये वही थॉमस यंग है क्या? ये बिल्कुल थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट। सर उसकी वो एक्सपेरिमेंट जो आपने हमें पहले दिखाई थी वो कौन, उससे क्या प्रूव हुआ था कि डिफ्रैक्शन होती है लाइट की? बेटा थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट का सबसे जो बड़ा सिग्निफिकेंस है ना, वो ये है कि उसने ये प्रूव किया था कि लाइट एक वेव नेचर, क्योंकि जब थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त दो पर्सपेक्टिव थे मौजूद। एक न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट लाइट के लाइट जो है वो है पार्टिकल है, और एक ह्यूजेंस एक बंदा था, यानी उससे पहले एक न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पॉपुलर थी। न्यूटन्स थ्योरी क्या थी कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ये न्यूटन की थ्योरी थी, ठीक है कि नहीं। उसके मुकाबले में एक बंदा था, उसका नाम था ह्यूजन। ह्यूजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पुट की थी सामने। ह्यूजन की जो थ्योरी थी वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी। ह्यूजन ने कहा कि लाइट जो है वो इट बिहेव्स एज अ वेव, ठीक है कि नहीं। और इसमें मजे की बात यह है कि जब ह्यूजन ने ये थ्योरी पुट की तो उस वक्त जो इंग्लैंड में गालिबन एक या दो अखबार थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने अखबार थे गालिबन या ऑक्सफोर्ड के, उधर बहुत सारे लोगों के लेटर आए कि ये बंदे ने ना, जिस बंदे ने ये वेव थ्योरी पुट की है ना, ये बड़ा कोई गलत बेवकूफ घाबड़ इंसान है। न्यूटन के सामने इसको अपनी थ्योरी पेश करने की जरूरत ही क्यों थी? इसने हिम्मत कैसे की कि न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जब वो अखबार वालों ने तहकीक की तो वो सारे लेटर सुना है कि वो सारे लेटर जो है ना वो न्यूटन ने खुद लिखे थे दाएं बाएं के मुख्तलिफ एड्रेसों से। तो ये एक उससे वाबस्ता एक लतीफा भी है, यानी ये वाकया हुआ था। तो 12 जब ये दोनों आ रहे थे तो थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से सिग्निफिकेंट था कि उसने ह्यूजेंस पर्सपेक्टिव को प्रूव कर दिया। जाहिर है इंटरफेयर करना जो है वो वेव्स की प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो ये जनाब बात थी। अब शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। कल आपको हम बता चुके हैं कि उसने एक ही सोर्स ऑफ लाइट की, एक सिंगल सोर्स को इसने इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? सिंगल सोर्स को इस्तेमाल किया। सिंगल सोर्स को इस्तेमाल किया और उसकी लाइट को उसने स्प्लिट किया, डायफ्रैक्ट करवाया पहले। इसका मतलब है कि थॉमस यंग्स का एक्सपेरिमेंट है तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट, पढ़ाया इंटरफेरेंस में जाता है, लेकिन इसमें डायफ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायफ्रैक्शन
का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायफ्रैक्शन हुई। अब यहां से जो लाइट है, सिंगल सोर्स की लाइट, उसने डायफ्रैक्ट किया। ये जनाब, ये जो येलो में मैंने बनाए हैं या ऑरेंज में, ये वेव फ्रंट्स, ये क्या है, ये वेव फ्रंट्स। अच्छा, आगे उसने जो स्लिट्स रखी, ये एक्सपेरिमेंट जिस नाम से फेमस है वो इस वजह से, ये जो मैं अभी बना रहा हूं, आप ये चीज देखें कि ये जो मैंने सेटअप बनाया है ब्लैक में, इस वजह से एक्सपेरिमेंट का नाम। इसमें देखें, एक स्लिट है S1 और एक स्लिट है S2, और ये डबल स्लिट्स कहलाती है। हालांकि एक स्लिट यहां भी मौजूद है, एक स्लिट यहां भी मौजूद है S3, मगर ये एक्सपेरिमेंट S1 और S2 की वजह से फेमस है, डबल स्लिट। अगर आप इसको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह का मामला कि ये एक कार्डबोर्ड था और इसमें ये एक स्लिट थी छोटी सी, इंतहाई बारीक, जो आप समझे कि शेविंग ब्लेड्स के एजेस से बनाई गई थी, ये स्लिट। ठीक है कि नहीं? अब इस स्लिट से निकलकर लाइट ने डायफ्रैक्ट किया, और इस स्लिट के आगे दो स्लिट्स थी, वो यूं थी। इन डबल स्लिट की वजह से ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें डबल स्लिट्स इस्तेमाल हुई। हालांकि सर उसमें ये जो नीचे वाला डायग्राम है आपका, इसमें आप हाँ, बताएं S2 कौन सी चीज है और S3 कौन सा है? ये S1 कह लें इसको, ये S2 कह लें, और ये वाला S3 कह लें। बल्ब ओके, यहां पर आ गया। तो उसने डबल स्लिट। अच्छा, और ये जो दो, ये S1 और S2 है, इन दोनों को स्लिट बोलते हैं हम। ये स्लिट्स बोलते हैं, S1 और S2, ओके, जो कि सोर्सेज ऑफ, एज एन दे विल एक्ट एज अ सोर्सेज ऑफ लाइट। ये कहलाएंगे डिफ्रैक्शन। जनाब, ये देखें, यहां से वेव यूं आई, यहां से यूं वेव ने स्ट्राइक किया, और इसी वेव फ्रंट से, येलो वेव फ्रंट के से दोबारा डायफ्रैक्शन, और दोनों स्लिट से डायफ्रैक्शन। गोया आपने एक सिंगल लाइट सोर्स को स्प्लिट कर लिया दो हिस्सों में, और सामने आपके ज़रा लाइट को, अब ज़रा आपको लाइट चलते हुए तो, ट्रेवल करते हुए तो नजर नहीं आती। आपको तो लाइट तब नजर आती है जब वो किसी चीज से रिफ्लेक्ट होती है। आपको तो लाइट तब नजर आती है जब वो किसी चीज से बेटा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर सामने स्क्रीन आ गई, ये सामने स्क्रीन है। ठीक है, और आप लोग ये चीज नोट करो, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है कि नहीं? स्लिट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है ये। ठीक है कि नहीं? और बेटा ये भी पेपर में वो पूछते हैं आपसे कि डी की टिपिकल वैल्यू क्या है। ये सादा सा सवाल है, लेकिन ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ है कि जी डी की टिपिकल वैल्यू क्या है। तो बेटा डी जो है, कैन बी एज स्मॉल एज 0.5 मीटर। डी कैन बी एज स्मॉल एज 0.5 मीटर, and D can be as large as 3 meters. D can be as small as 0.5 मीटर, यानी सामने स्क्रीन जो है वो उनसे सिर्फ 50 सेंटीमीटर ही दूर पड़ी हो, और वो मुमकिन है वो 300 सेंटीमीटर दूर पड़ी हो। टिपिकली आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें जो D की वैल्यू होगी वो रफली 1.25 मीटर होगी, तकरीबन 1 मीटर से जरा सी ज्यादा। ठीक है कि नहीं? डी जो है वो टिपिकली 1.25 मीटर, इसके बीच में होता है डी। और बड़ा जो दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ए कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट। और जो ए की बेटा टिपिकल वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है नहीं? ये डायमेंशंस है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? ये डायमेंशंस। ठीक है,
अच्छा, अब अगर आप ये देखें, मैंने ये अगर फर्ज करें कि पूरा एक्सपेरिमेंट आप रेड लाइट के साथ कर रहे थे, लेट्स से कि ये भी मुझे इसको भी रेडी कर देना चाहिए था, ये रेड वेव फ्रंट्स है। आप फर्ज करें कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप रेड लाइट के साथ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और रेड लाइट ही निकल कर आ रही है सामने, आपको सामने स्क्रीन पर क्या नजर आएगा? स्क्रीन पर जो आपको पैटर्न नजर आएगा वो अगर आप यहां से देखें, लेट्स से अगर आप यहां से देख रहे हैं, ये आपकी आंख है और आप स्क्रीन पे नजर दौड़ा रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर इस तरह का मामला नजर आएगा। सर रेड ब्लैक ऐसा नहीं आएगा? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। बेटा ये जो रेड के आपको लाइनें नजर आ रही हैं, रेड के रीजन्स, इन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। बेटा इन्हें क्या कहते हैं? ये जो रेड, आपको रेड के ये रेड के रीजन्स नजर आ रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? फ्रिंजेस। रेड एंड डार्क की फ्रिंजेस। और बेटा दो रेड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एक्स कहते हैं। और दो ब्लैक के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो एक्स कहलाएगा। इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट, ये देखें यहां फार्मूला आपने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था ना कि ये फार्मूला बड़ा इस्तेमाल होता है, और मैंने कहा था इस एक फार्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट होते हैं। अब इसमें अगर आप नोट करें तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है, ये जो एक्स है ये फ्रिंज स्पेसिंग है, दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। बेटा दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है, और दो डार्क के दरमियान के डिस्टेंस को भी फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। और एक्स जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो वेवलेंथ से ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। इसका मतलब ये है, अगर ये एक्सपेरिमेंट, अगर यही एक्सपेरिमेंट आप ब्लू लाइट के साथ करते, अगर यही एक्सपेरिमेंट, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट के साथ करते, सर ये जो आपने डायग्राम बनाया जिसके ऊपर एक्स वगैरह लिखा, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या है? एक्स क्या है? एक्स नहीं, ये पूरा डायग्राम जो आपने बनाया ये एक्स वाला, यहाँ पे रेड वाला शेडेड रीजन और जहाँ पे ब्लैक लाइंस लगी हुई है, ये क्या है ये जगह? अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको कि नहीं? हेलो, यस ठीक सर। है, हेलो, यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा अब ये देखें, अब ये वाटर और लाइट को मिक्स करके समझा रहा है, यानी वाटर, दो स्लिट्स हैं, ये देखें डायफ्रैक्शन हुई, देखें ये डायफ्रैक्शन वाटर और लाइट को इकट्ठा कर रहा है। जो सामने एंटी, ये देखें सामने, ये सामने है ना, ये फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक गलत बात है कि वो
व्हाइट डार्क शो कर रहा है। एक्चुअली उसको चाहिए रेड डार्क शो करे, या ब्लू डार्क शो करे, या ऑरेंज डार्क शो करे। ये व्हाइट की एनालॉजी बना रहा है। देखिए इसमें देखिए, आप देखें डायफ्रैक्शन हुई, ओवरलैपिंग हुई, नोडल और एंटी नोडल लाइंस बनी, और फिर उसके बाद जी मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? यहां तक थोड़ा सा आइडिया हुआ कि फ्रिंजेस क्या है? फ्रिंजेस में समझ नहीं आ रहा, फ्रिंज मतलब क्या है इस बात का? यार जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वहां पर आपको वो रेड का एक ब्राइट वो एक लाइन नजर आएगी। जहां एक रेड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, ठीक है वहां कि डार्क, नहीं, वहां डार्क नजर आएगी। कंस्ट्रक्टिव। हाँ सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या वेवलेंथ में कोई चेंज आता है? जी, वेवलेंथ पे कोई चेंज नहीं आता। बस एम्पलीट्यूड में आता है चेंज। जी बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? ओके। ये देखो, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये यार आप देखें, रेड डार्क आ रही है कि नहीं आ रही? और ये सर हेलो, और ये सर ये फ्रिंजेस है। जो रेड है ना, वो जो स्क्रीन पर रेड जहां बनता है ना, वो एंड ऑफ एनी एंटी नोडल लाइन है, और जहां डार्क है वो एंड पॉइंट ऑफ एनी नोडल लाइन है, ठीक है? रेड वाली जगह वो यानी कि दी एंड पॉइंट यानी कि वहां पे नोडल लाइन, रेड वाली लाइन जगह जो है वहां पे जो एंटी नोडल लाइन है वो खत्म होती है। वो तो जाकर स्क्रीन को स्ट्राइक कर रही, जाकर अच्छा। स्क्रीन को स्ट्राइक कर रही। स्क्रीन वो ना नोडल होती तो आगे चलती रहती है। जो है वो एंटी नोडल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और डार्क ब्लैक सी जो है वो नोडल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। जी बिल्कुल सर मतलब ये पीक का फ्रंट है जो सेंटर में था, और उसके राइट लेफ्ट पे जो जा रहा है वो ट्रफ का होगा फ्रंट। क्या दोबारा बोले, आपने क्या कहा? सर ये जो रेड लाइन नहीं है, रेड कॉन्सेंट्रेटेड जो है सेंटर में, रेड जो बीम है वो उसका क्रस्ट का टॉप है ना, फ्रंट व्यू जो स्ट्राइक कर रहा है। एम्पलीट्यूड जैसा टॉप नहीं है सर क्रस्ट का, वो एरिया नहीं है। वेव को सर हम फ्रंट से देख रहे हैं ना। बेटा मेरी बात सुनो, इधर गौर से सुनो। एक सर बात इसके सुनो, अंदर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही? मैं एक मिनट, अभी आप अब जो आपसे पहले सवाल कर रहा था उनका नाम क्या था, जब भी आपसे पहले जिन्होंने सवाल किया? हेलो सर अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान हाँ? सर, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान द ग्रेट। इधर देखो पहले, ईशा मैडम मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन एक मिनट ठहरे, मैं जरा उसकी सवाल का जवाब देता हूँ। अब्दुल रहमान, मैंने ये क्या बनाई है? वेव फ्रंट्स। अब्दुल रहमान, मैं ये क्या बना रहा हूँ? वेव फ्रंट सर। वेव फ्रंट्स बना रहा हूँ। यार ये सोर्स S1 है, ये स्लिट S1 है जिससे लाइट निकल रही, ये S की दूसरी स्लिट है। अच्छा यार देखो, मेरी बात सुनो अब्दुल रहमान, यहां पर मुझे बताओ कि यहां क्या हो रहा है? क्रस्ट पे क्रस्ट सर एंटी नोडल लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन एंटी नोडल। मेरी पहले मुझे बताओ, इस डॉट पे क्या हो रहा है? जिस डॉट को मैंने रेड इंटरफेरेंस, दिखाया, इंटरफेरेंस। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, जी सर। क्योंकि क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रही है। इस जगह क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। इस जगह भी कंस्ट्रक्टिव हो रही है, सॉरी सर, क्योंकि सॉरी। वैली से मिल रही है।
ठीक है सर, ठीक है, ट्राफ ट्राफ से मिल रही है। ठीक है सर। इस जगह पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव Constructive। इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि जी सर। क्रस्ट क्रस्ट से मिल रही है। इस मुकाम पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वैली वैली से मिल रही है। ठीक है ना। तो जो बेटा एक बात याद रखें कि ये जो आप कहते हैं ना कि ये एंटी नोडल लाइन है, एंटी नोडल लाइन पे क्रस्ट क्रस्ट से भी मिल रही होती है और एंटी नोडल लाइन के ऊपर ही ट्राफ ट्राफ से भी मिल रही होती है। ठीक है सर, देखें समझ आ गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह होती है, ये देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह होती है, यूं मिल रही होती है। इसका मतलब है कि ट्राफ क्रस्ट क्रस्ट से मिल रही है, ट्राफ ट्राफ से मिलेगी, क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगी, ट्राफ ट्राफ से मिलेगी। और इसका सर मतलब है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है उसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये लेबल नहीं किया जा सकता कि वहां सिर्फ क्रस्ट से क्रस्ट ही मिल रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रही है बस वहां कहते हैं कि वहां परफेक्ट मैचिंग हो रही है, क्रस्ट ट्राफ अल्टरनेटली, तभी तो एक ब्राइट सी बात बन रही। सर वही सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट था, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्रस्ट टू क्रस्ट लग रहा है या फिर ट्रफ टू ट्रफ लग रहा होगा ना, एंटी हाँ नोडल वहां लाइन। क्रस्ट ट्राफ अल्टरनेटली मिल रहे हैं। और सर ठीक है, उसके जहाँ पे फेडेड लाइंस जा रही हैं उसके राइट और लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे हाँ परफेक्टली नहीं हो रही, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव भी हो रही है। मैं ठीक है अभी सर। बताता हूँ वो भी बात। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सोर्स S1, ये दूसरा सोर्स, ये रेड ये ब्लैक लाइन क्या है, ये चलो इसको ये जो ये लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये एक एंटी नोडल लाइन है। एंटी नोडल लाइन का मतलब क्या होता है, जहां मुसलसल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि इसमें क्रस्ट क्रस्ट से और ट्रफ ट्रफ से, और ये सारा काम अल्टरनेटली तेजी से हो रहा है। अब ये देखें ये भी क्या है, ये भी एक एंटी नोडल लाइन 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 है, और ये भी एक एंटी नोडल लाइन है। और ये बीच में एक नोडल लाइन है, ये बीच में क्या है, एक नोडल लाइन है, ये नोडल लाइन है। ये नोडल लाइंस है, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये स्क्रीन पड़ी हुई है सामने। अब जिस जगह सामने स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर कुछ इस तरह के पैटर्न नजर आएंगे। यहां जहां पर एंटी नोडल लाइन आके रुक रही है या उसके एंड पॉइंट आ रहा है, जहां पर यहां आपको रेड स्पॉट्स नजर आएंगे। ये रेड स्पॉट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट की क्रस्ट से और ट्राफ की ट्राफ से मुलाकात के नतीजे में आ रही। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन्हें फ्रिंजेस कहते हैं, इन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। और जहां डार्क लाइन आ रही है, जहां बीच में डार्क आ रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये देखें ये दो ब्राइट बैंड्स के दरमियान ये एक्स एक्स कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। इसे क्या कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग दो ब्राइट बैंड्स के दरमियान, दो ब्राइट स्ट्रिप्स ऑफ कलर्स के दरमियान जो एडजेसेंट हो उनके डिस्टेंस को एक्स कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग। और ये दो सोर्सेस के दरमियान के जो डिस्टेंस है इसको ए बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम द स्लिट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, हेलो बेटा, यहां तक ठीक है? जी सर, ठीक है। आप मेरी बात सुने गौर से। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आप
वो कंस्ट्रक्शंस करते कंपास से, तो ये फार्मूले तक आप खुद पहुंच सकते थे। x is directly proportional to wavelength, x is directly proportional to the distance, x is directly proportional to the distance, with distance from the slits and the screen. Capital D is the, or x is inversely proportional to a, सोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, अब आप लोग ये चीज देखें, गौर से देखना शुरू करें सब लोग। अगर ये एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट के साथ हो तो कैसा होगा जी? अगर ये एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट के साथ किया जाए तो कैसा होगा? सर वेवलेंथ इसकी कम होगी जिससे फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी और रेड की बजाय ब्लू फॉर्म होंगी ब्राइट एरियाज। जी अब आप दोबारा कहें कि आपने क्या कहा? ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो उसकी वजह से फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी और जो रेड एरियाज हैं उसकी जगह ब्लू एरियाज होंगे। जी बिल्कुल, ये देखें आप, देखें जहां रेड, ये फर्ज करें कि ये सेंट्रल रेड है, फर्ज करें ये सेंट्रल रेड है, ये सेंट्रल ब्लू है। आप नोट करें कि ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग छोटी है, बेटा ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग छोटी है, ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग बेटा छोटी है। अच्छा बेटा मेरी बात सुने कि देखें ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग जो है बेटा वो छोटी है बेटा, बेटा ब्लू में फ्रिंज स्पेसिंग छोटी है। ये बात आपको समझ में आ गई सबको कि नहीं? हेलो जी सर। ठीक है कि नहीं है? एक मिनट होल्ड। जी बेटा मुझे बताएं, आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने बताई है कि नहीं? हेलो सर आपने अभी कौन सी बात बोली है? मैंने कहा कि फ्रिंज स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये तो वेवलेंथ, आपने बहुत पहले बोली थी, ये इसके बाद बोली। और फ्रिंज स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बेटा पेपर में वो ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछता है कि अगर मैं रेड लाइट के बजाय ब्लू लाइट लगा दूं तो क्या होगा? आप कहेंगे रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट लगा दोगे तो वेवलेंथ कम होगी, तो फ्रिंजेस एक दूसरे के करीब हो जाएंगी, एक्स कम हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है वेवलेंथ कम करना, वेवलेंथ कम करने का मतलब है कि फ्रिंज स्पेसिंग कम होना। ये एक ही बात को दो डिफरेंट तरीकों से वो पूछता है। हेलो जी सर। यस सर। उसके अलावा बेटा वो एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि जनाब डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होगा, यानी कि ये सर दो इंक्रीज स्लिट्स होगा। हैं, ये देखें ये दो स्लिट्स हैं, तो वो ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी लाइट, जी डिस्टेंस ज्यादा ये ट्रैवल देखें, करेगी। ये देखें ये दो, यहां स्क्रीन रखने के बजाय अगर स्क्रीन पीछे रख दी जाए तो ये देखें ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है। अगर आप स्क्रीन उठा के पीछे कर देंगे तो पहले पैटर्न अगर इस तरह के आ रहे थे, मैं ज्यादा लंबी अब डिटेल में नहीं बना सकता, पहले फर्ज करें पैटर्न अगर इस तरह के आ रहे थे, मैं सिर्फ 3 ही बनाऊंगा फ्रिंजेस।
पहले पैटर्न इस तरह का आ रहा था, तो स्क्रीन उठाकर पीछे कर देने से क्या होगा कि वही पैटर्न इस तरह हो जाएगा और साथ साथ वो डिमर भी हो जाएगा। बेटा डी बढ़ाने से क्या होगा, डी बढ़ाने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी और फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ने से और साथ साथ पैटर्न डिमर भी होगा। मुझे बताएं ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? हेलो यस सर। हेलो, सबको समझ आ गई ये बात? अब अगली बात सुने, वो क्या है? अब अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? वो ये है बेटा कि जो रेड लाइट का पैटर्न वो ब्लू लाइट के पैटर्न से हमेशा डिमर होगा। भला क्यों? बेटा रेड लाइट का पैटर्न ऑलवेज डिमर देन ब्लू लाइट। क्यों भला? सर ये डिमनेस हमें पता कैसे बता चलती है? हाँ सर डिमर यानी ये कम ब्राइट नजर आएगी रेड लाइट। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो मैयर किए ना। हम तो ज़रा हर चीज थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने ये चीज डिस्कवर की है वो तो इसके एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एक्सटेंसिव दफा किए हैं। वो एक एक एक्सपेरिमेंट बेशुमार दफा करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के हर पहलू पे नजर करते हैं। मैं आपको एक सादी सी बात बताऊं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसको दुनिया में 1 लाख दफा मैयर किया गया है। 1 लाख सरकारी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इसके, यानी जो रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स जिनका डाटा रिकॉर्ड 1 लाख दफा ये स्पीड ऑफ लाइट पूरी दुनिया में मैयर हुई है पिछली सेंचुरी में। इतनी दफा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है वो बड़ी दफा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार करते हैं और फिर अच्छी तरह उसको वो करते हैं। ठीक है ना? तो रेड लाइट इज डिमर देन ब्लू लाइट। क्यों? कोई वजह बता सकता है कि क्यों? सर उसकी वेवलेंथ कम है। बेटा रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा है सर तो ब्लू लाइट की कम होगी। हाँ, तो इसकी डायफ्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। और आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन है, क्योंकि आपको पता है जो चीज ज्यादा डायफ्रैक्ट करेगी वो ज्यादा फैलेगी। जब वो ज्यादा फैलेगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ब्लू लाइट पर मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वेवलेंथ्स, लॉन्ग लैम्डास डायफ्रैक्ट मोर। याद है आपको बात? लॉन्ग वेवलेंथ्स जो है बेटा वो क्या करती हैं? वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती हैं। बेटा लॉन्ग वेवलेंथ्स क्या करती हैं? वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती हैं बेटा। ठीक है? आखिरी बात बेटा, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है? अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूं, पूछे क्या? ये फर्ज करें, मैं अब आपके सामने बार बार वो पैटर्न बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर वो ये कहे, ये देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट ये है, ये 2 स्लिट्स हैं S1 और S2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो A है। ठीक है? और फिर अगर इन्हीं स्लिट्स को ऐसे कर दिया जाए, तो ज्यादा जब करीब सोर्सेस को जी आपको अगर, तो मैंने कहा था कि आप सोर्सेस को अगर ऐसे रखें तो आपके पास ये फर्ज करेंगे नोडल और एंटी नोडल लाइंस यूं बनेगी, यूं बनेगी। फिर मैंने कहा था अगर आप इन सोर्सेस को दूर ले जाएं, सोर्सेस को दूर ले जाएं और स्लिट सेपरेट, तो ये इस तरह बनेंगे। ये पैटर्न यूं हो जाए। ये पैटर्न जब यूं होगा तो इसका मतलब क्या है? एक्स कम हो जाए। पता है कि चला कि सोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने से फ्रिंज स्पेसिंग कम होती, यानी इसकी फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी और इसकी
ज्यादा होगी। इसका जो पैटर्न है ना, इसका ये जिसमें करीब करीब है, वो थोड़ा सा इस जैसा होगा। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, मैं आपके सामने इसको बनाता हूं यहां। अब ये देखो, ये चीज इससे रिलेटेड और ये चीज इससे रिलेटेड। सोर्सेस को करीब करने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ती है। सॉरी, एक मिनट है यार। सर हाँ सही है, सही रेड बताया और ब्लैक इसने, इक्वल ठीक। नहीं होंगे? जी जी, रेड और ब्लैक जो है वो इक्वल नहीं होंगे पैचेस साइज में? आपने रेड बहुत छोटा बनाया और ब्लैक बड़े। बेटा वो मेरे बनाने में गलती, आप सही कह रही हो। राइट, यू आर इन योर स्टेटमेंट दैट यस इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं बना देता हूं दोबारा। वो असल में बाहर जो है ना, वो जहाजों का शोर सर आपकी तबीयत ठीक है? हाय अल्लाह जी। ये ले, अब मैंने ठीक बनाया हो। ये राइट यू आर, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये ले, ठीक है। इट वर्क्स लाइक दिस। सर ये जो ए डिस्टेंस है बिटवीन द टू सोर्सेस, इसका कोई फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे या फिर नहीं? अच्छा, ये बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन कर दिया, बहुत ही प्यारा टेक्निकल क्वेश्चन किया। इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। ये आपका किसने किया ये? सर मैंने हेलो, मोहम्मद दानिश आतिफ। दानिश द ग्रेट ने किया। अच्छा, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने ये दिल मजे की बात कर दी। अच्छा सुने, मैं इसी डायग्राम पर यार नहीं पढ़ना चाहिए वैसे। सुनो 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 सुनो, अल्लाह के नेक बंदो, जब ये वाला मामला होगा ना, तो इंटेंसिटी का मामला ये होगा। ठीक है ना? आप इस तरफ समझेंगे, इस तरफ एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की तरफ इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ये ब्लू में मैं बता रहा हूं कि इंटेंसिटी का ज्यादा हो, ब्लैक की इंटेंसिटी कम है, रेड की इंटेंसिटी ज्यादा। लेकिन जो ये वाला मामला है ना, जिसमें सोर्सेस इस तरह से करीब हो जाए, उसमें बेटा सेंट्रल वाले की इंटेंसिटी बढ़ेगी, साइडों वाले की इंटेंसिटी कम होगी। ये ले दानिश, ये होगा हिसाब। हेलो सर, तो इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है? सर ये जरा आप समझो कि ये वो, इस पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आ। अगर 20 साल में कोई एक दफा आया होगा कि फर्क इंटेंसिटी का क्या होता है, इस तरह का। ठीक है कि नहीं? आपने जरा थोड़ा सा सुपीरियर लेवल शॉट खेलिए। ठीक है, अच्छा सर अब जरा जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखाया था x इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय ए, मैंने सोचा कि अगर हम a को ऊपर ले जाएं तो इससे पता चलता है वेवलेंथ और a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपने बताया था वेवलेंथ जितनी ज्यादा हो तो अगर a इंक्रीज हुआ तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो इस वजह से मैं समझा कि यानी कि अगर हम a को बढ़ा दे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये लॉजिक ठीक है? अच्छा, मेरी एक बात सुनो। देखो, ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये पूछो कैसे कंट्रोल होती है, तो पीछे सोर्स से कंट्रोल होती है ना।
आप रेड बल्ब उठा के ब्लू बल्ब कर देंगे तो वेवलेंथ उस तरह से चेंज होगी, और ए तो जाहिर है उस तरह चेंज होगा कि आप एक्सपेरिमेंट का आपने वो कैसे बनाया है, यानी मतलब आप वो जान बाजार से खरीद कर ही ऐसी चीज लाए हैं जिसकी स्लिट्स का एक फासला है, तो इसका मतलब है ए और लैम्डा को आप आपस में डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। ए को चेंज करने से वेवलेंथ नहीं चेंज होती, उसकी वजह यह कि वेवलेंथ तो पीछे से सोर्स की होती है। अगर आपने ए को चेंज कर दिया, अगर आपने ए को चेंज कर दिया तो उससे खुद वेवलेंथ तो नहीं ना चेंज होगी, वेवलेंथ तो पीछे बल्ब लगाया हुआ उससे चेंज होगी। मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं? हेलो बेटा, बाज वेरिएबल्स ज़ुहैर इस तरह होते हैं कि वो एक इक्वेशन में इकट्ठे अपीयर तो हो रहे होते हैं, लेकिन अब मुझे बाद में ए जो है वो स्लिट्स को खुद आप चेंज करने से कर चेंज होगा। आप एक्स का रिलेशनशिप डी के साथ देखेंगे, एक्स का रिलेशनशिप वेवलेंथ के साथ देखेंगे, एक्स का रिलेशनशिप ए के साथ देखेंगे, ए को इसके साथ नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि ए तो आपके कंट्रोल में है ना, कि आप ये वाली स्लिट्स लेते हैं, ये वाली स्लिट्स लेते हैं या ये वाली स्लिट्स लेते हैं, ये तो आप पर है कि आप कौन सी स्लिट्स लेते हैं। और वेवलेंथ जो है वो आप पर मुनसर है कि अगर आप रेड बल्ब उठाते हैं या ऐसा बल्ब उठाते हैं जो ग्रीन लाइट इमिट करता है, या ऐसा बल्ब उठाते हैं जो वायलेट लाइट इमिट करता है, तो वेवलेंथ और ए से डी पे फर्क पड़ता है, डी डिस्टेंस डी पर पड़ेगा। ए का डी पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी तो स्क्रीन के साथ डिस्टेंस है। अगर आप ए चेंज खुद आगे पीछे तो नहीं होगी ना, स्क्रीन तो आपने खुद उठा के आगे पीछे कर दी। ओके सर, इसका मतलब है ये वाले वेरिएबल्स, ये जिनको मैं रेड का, ये एक इक्वेशन में अपीयर तो होते हैं, मगर तुम इनके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि मैंने वेवलेंथ बढ़ाई तो डी बढ़ जाएगा। डी तो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है, वो तो उस बंदे को उठाकर स्क्रीन पीछे नहीं करनी, डी नहीं चेंज होगी। हाँ अलबत्ता एक्स इन तीनों से डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। हेलो सर, अब मेरे पास सवाल है, अगर हम इनमें से किसी भी वेरिएबल्स में से एक ऐसा वेरिएबल चूज कर लें जिससे फ्रिंज स्पेसिंग इफेक्ट हो, वो तीनों होते हैं, मगर अगर हम लोग फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ा दें एक स्पेसिफिक वेव की, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी या फिर कम होगी? बेटा अगर फर्ज करें डी बढ़ाएंगे, मुझे सीधी सी बात का जवाब दो, डी बढ़ाओगे, डी बढ़ा कैसे बढ़ा सकते हो? स्क्रीन को उठाकर आगे ले जाओ, यानी ये दो स्लिट्स हैं, इधर स्क्रीन इधर पड़ी थी, तो अगर स्क्रीन उठा के पीछे कर दोगे तो वही नोडल लाइन जो यूं जाकर हिट कर रही थी, अब वो और दूर जाकर हिट करेंगी तो एक्स बढ़ जाएगा। अब खुद अपने सोच से जवाब दो कि इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, खुद बताओ। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा वेवलेंथ के बढ़ाने से क्या होगा? हाँ बेटा, वेवलेंथ के बढ़ाने से डायफ्रैक्शन बढ़ जाती है। जी सर, डायफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब पूछो कि ए से क्या होता है? बेटा ए के बढ़ाने, अगर फर्स्ट करो पहले सोर्स S1 S2 ऐसे थे, तो सामने जो इंटेंसिटी पैटर्न था वो यूं था, वो यूं ऐसे था। सारी ब्राइट फ्रिंजेस की तकरीबन एक जैसी इंटेंसिटी थी, सारी ब्राइट फ्रिंजेस की तकरीबन एक जैसी इंटेंसिटी थी, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर तुम दोनों सोर्सेस को ऐसे करीब ले आओगे, बहुत ही करीब ले आओगे, तो फिर पूछो क्या होगा? फिर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज्यादा, साइड वालों की कम, ऐसे ऐसे हो जाएगी, वो एक पैटर्न हो जाएगा, ठीक है? जी समझ आई कि नहीं? जी सर, आगे हम अपनी गुफ्तगू को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। बेटा मेरी ना इंटरफेरेंस लाइट के हवाले से इंतहाई दो इंपॉर्टेंट बातें, दो या तीन इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें जो कि कैम्ब्रिज ने बहुत ज्यादा पूछी हैं, वो रह गई हैं, वो मैं करूंगा, वो एक्सप्लेन वो कल के लेक्चर में, और उसके फौरन बाद में डायफ्रैक्शन शुरू कर दूंगा, ठीक है? सही सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप में